नमस्कार, वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। हमारे देश में डायबिटीज़ के बाद सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो थायराइड के हैं। और थायराइड को खामोश मर्ज भी कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षणों का अक्सर पता नहीं चलता है। थायराइड है क्या, लक्षण क्या होते हैं और ज़्यादातर ये महिलाओं में बहुत कॉमन देखा गया है। वजह क्या है, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर S.K. माथुर, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मीनू जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और साथ ही डाइटिशियन शालिनी जैन भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर माथुर, बड़ा कॉमन अब महिलाओं से खासकर, अगर मैं भी, कई महिलाएं मुझे मिली हैं जिन्होंने रिसेंटली और बहुत यंग एज की हैं, कुछ प्रेगनेंसी में हैं और कुछ उसके बाद 30s में, वो भी कह रही हैं, अगर मैं मिलती हूँ तो कहती हैं कि थायराइड बढ़ गया है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जा रही हैं। बहुत कॉमन सुना जा रहा है। सबसे पहले तो थायराइड आखिर है क्या, और अब ये इधर कुछ सालों में बहुत सुनने में क्यों आ रहा है? देखिए, थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे गले के आगे के हिस्से में होता है, जो सांस लेने की नली है उसके ऊपर। अ, बढ़ने का जहाँ तक आपने बात की, तो पहले थायराइड के टेस्ट हर जगह पे उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब थायराइड टेस्ट छोटी छोटी जगहों में भी, गांव में भी, सबसे पहले एक लैब ने स्टार्ट किया सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन सिस्टम, जो ब्लड सैंपल लेके दे वो बॉम्बे भेजते थे और वहाँ से टेस्ट होके आता था। लेकिन अब ये मशीनें बड़े शहरों में तो ज़रूर, और जो मीडियम टाउन्स हैं उनमें भी अवेलेबल है। तो एक तो टेस्ट की अवेलेबिलिटी हुई। दूसरा जो कारण है कि जो अब ये ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है थायराइड प्रॉब्लम, उसका एक कारण है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल आयोडनाइजेशन प्रोग्राम चलाया, जिसमें किसी भी वेंडर को नॉन आयोडाइज सॉल्ट बेचने की इजाज़त नहीं है। यानी वो कहते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाइए। आयोडीन वाला नमक खाइए, और बिल्कुल ठीक कहते हैं। चूँकि ये देखा गया है कि भारतीय खाने में, जो आम हमारा खाना है, उसमें आयोडीन कंटेंट कम है। चूँकि अधिकतर जो लोग समुद्र के किनारे हैं या सी फूड का यूज़ करते हैं, उनका आयोडीन इंटेक फिर भी बेटर है। अच्छा। लेकिन हम लोगों के खाने में आयोडीन की मात्रा कम है। दूसरी एक जो कॉमन कारण है वो ये है कि हम लोग अधिकतर खाना बनाते टाइम नमक डालते हैं, और उससे तो क्या, जो एक आयोडीन। एक सवाल जरूर मेरे मन में आ रहा है कि क्या सिर्फ आयोडीन की कमी से थायराइड बढ़ जाता है? नहीं, सिर्फ आयोडीन कभी नहीं, लेकिन ये इसका मुख्य कारण है। अच्छा। जब नमक को आयोडीनाइज किया जाता है तो उससे एक कंडीशन होती है जिसे थायराइड ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। यानी थायराइड के अगेंस्ट जो है कुछ ऐसे तत्व हमारे शरीर में पैदा होते हैं जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, वो थायराइड के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन चूंकि पूरे देश में आयोडीन की जो कमी है उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम चलाया कि नमक में आयोडीन मिला करके ही सेल किया जाए। तो इसकी वजह से कुछ थायराइड ऑटो इम्यूनिटी बढ़ी है। लेकिन बाय एंड लार्ज समाज के अगर हित का ध्यान रखा जाए तो आयोडीनाइजेशन ऑफ सॉल्ट यानी आयोडीन मिलाना ज़रूरी है। अच्छा, थायराइड कम भी हो जाता है? जी, थायराइड की बेसिकली देखिए कई तरीके की बीमारियां हैं, लेकिन उनमें जैसा मैंने कहा, अधिकतर एंटीबॉडीज़ यानी जो फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी में थायराइड के अगेंस्ट बनती हैं उनकी वजह से होती है। तो मोटे तौर पे थायराइड जो है वो तीन तरीके का होता है। एक तो कम काम करने वाला थायराइड, या जिसे हाइपोथायराइड कहते हैं, या जिसे आम भाषा में लोग वजन बढ़ने वाला थायराइड भी कहते हैं। दूसरा थायराइड वो है जिसमें थायराइड तेज काम करता है, जिसे हाइपर थायराइड कहते हैं। और तीसरा है थायराइडाइटिस, जो एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो सकता है, लेकिन वो फंक्शनली ठीक काम काम करता नहीं करती है? है। जी। अच्छा, तो लक्षण, अब अगर लक्षणों पर आए, पता कैसे लगेगा कि थायराइड बढ़ा हुआ है या कम? बढ़ेगा तो शायद आपने बता दिया कि वजन बढ़ जाता है उससे, एक बढ़ कॉमन। सकता है, अच्छा। बढ़ सकता है, अधिकतर बढ़ भी जाता है।
हमारे साथ हमारे पैनल में डाइटिशियन है हाँ, मैडम। वो खाने पे भी मैं जाऊंगी, वो पर एक बार इस पहले पे, लक्षणों पे बात हाँ, हो जाए। लक्षणों का जहाँ तक प्रश्न है, देखिए थायराइड के लक्षण हर एज में अलग अलग होते हैं। अगर हम एक नए पैदा बच्चे से शुरू करें, या से फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी से शुरू करते हैं, प्रेगनेंसी होना, पीरियड से शुरू करते हैं। एक फर्टाइल एज की वुमन है, उसको अगर हाइपोथायराइड है तो उसके पीरियड से रेगुलर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। बच्चा होने में परेशानी हो सकती है, बच्चा नहीं ठहरता है, अबॉर्शन हो सकता है। तो ये सारे लक्षण एक फर्टाइल एज वुमेन जो है उसके लक्षण हो सकते हैं। पुरुषों में क्या लक्षण होते हैं? पुरुषों में अब चूंकि बीमारी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन वजन बढ़ना, आवाज़ भारी हो जाना, शरीर में दर्द होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सारे लक्षण पुरुषों में हो सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, अलग अलग एज पे, एक नए पैदा बच्चे में जॉन्डिस हो सकती है, लेडी में अबॉर्शन हो सकता है, एक यंग लेडी में पीरियड से रेगुलरिटी हो सकती है, एक मिडिल एजिड लेडी में सुस्ती, चिड़चिड़ाहट, वजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, नींद ठीक से ना आना, मूड चेंजेस होना, इस तरीके के यानी कि सिम्टम्स। अगर ये लक्षण दिखाई दिए दिए जाएं तो डॉक्टर के पास चेक कराया जा सकता है थायराइड को। जरूर। डॉक्टर मीनू, एक क्योंकि डॉक्टर माथुर भी बता रहे थे कि सबसे पहले अब तो मैं विमेन से रिलेटेड हूँ, क्योंकि महिलाओं को ये बहुत कॉमन देखी जा रही है प्रॉब्लम, और ज़्यादातर प्रेगनेंसी में भी हो रहा है, और उसके बाद एक सर्टेन पीरियड में 30s 40s में भी आकर हो रहा है। उसकी वजह क्या है? जब एक लड़की अपना रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू करती है, जब उसका पीरियड्स आने शुरू होते हैं, दैट इज़ हम कहते हैं कि 15 साल की उम्र से, ये थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा 15 साल से लेके 45 साल की उम्र में हमें ज़्यादा दिखाई देती पर है। उसका कुछ हाँ, इसका रिलेशन है? क्योंकि ये सारे हार्मोन्स रिलेटेड होते हैं। थायराइड हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो ओवरीज हैं, उनसे भी हार्मोन्स निकलते हैं। ये सारा सिस्टम ऊपर से नीचे तक, दिमाग से थायराइड ग्लैंड और ओवरीज, ये इन सब से हार्मोन्स निकलते हैं, और ये सब आपस में तालमेल बिठाकर ही ठीक काम करवाते हैं। लेडीज़ में ये इसलिए जल्दी में पकड़ में आता है क्योंकि लेडीज़ में सिम्टम्स ईजिली पकड़े जाते हैं। जैसे कि अगर कोई 15-20 साल की लड़की है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम यही आएगी कि उसके जो मासिक धर्म है वो काफ़ी अनियमित रह सकता है, वो मोटी हो सकती है, और अगर वो जब उसकी शादी हो जाती है या वो अगर बच्चा करना चाहते हैं तब उनको इसमें प्रॉब्लम आती है, और अगर कंसीव कर जाते हैं तो अबॉर्शन होने के भी, 2 से ज़्यादा अबॉर्शन होने के भी। थायराइड, बिल्कुल। थायराइड का बढ़ना या कम होना, कम दोनों ही होना। चीजें। एक जो आम पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे मेरा थायराइड कम काम कर रहा है कि ज़्यादा काम कर रहा है, कैसे पता लगे? क्योंकि अगर थायराइड कम काम कर रहा होता है तो हम सब सुस्त हो जाते हैं। एक मोटी भाषा में हर चीज़ स्लो काम करती है। थायराइड ज़्यादा काम करता है तो वो पेशेंट बहुत ओवर एक्टिव होता अच्छा। है, हाइपर एक्टिव। अच्छा, वो मतलब पतला होता तेज है। तरार होना भी, या आप एक्टिव नहीं। हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर तो उसमें भी ये रीजन हो सकता है कि एक- आपका थायराइड बढ़ा हुआ हो। बट हाँ, मतलब उसको लक्षणों के हिसाब से देखना पड़ेगा। उसको जिसका कम काम करता है उसको कब्जे की शिकायत हो सकती है, जिसका ज़्यादा करता है उसको लूज मोशंस की। तो इस तरीके से वो कम काम कर रहा है उसका ये वाला सिस्टम, कोई भी सिस्टम, और अगर थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है तो उसका कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम ज़्यादा काम करेगा। थायराइड अगर कम काम करता है तो उसका दिल जो नब्ज़ होती है वो कम चलती है, कम होती है, और जिनमें ज़्यादा होता है थायराइड उनमें वो उनकी जो हार्ट बीट है या नब्ज़ है वो काफ़ी तेज़ चलती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कम और ज़्यादा। पर जब हम टेस्ट कराते हैं थायराइड को डायग्नोज करने के लिए, एक बेसिक सिंपल टेस्ट है जो कि जैसे डॉक्टर माथुर ने बताया बहुत ही इजीली अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं TSH। ये उल्टा होता है, अगर थायराइड हमारा कम काम कर रहा है तो TSH के लेवल्स बड़े होते हैं। अच्छा। अगर हमारा थायराइड हार्मोन ज़्यादा काम कर रहा है तो TSH लेवल्स कम होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम, फीडबैक सिस्टम जिसे कहते हैं, जिसके कारण ये होता है। तो पेशेंट्स कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं
डॉक्टर कह रहा है कि थायराइड कम काम कर रहा है पर मेरा TSH तो ज़्यादा आ रहा है, तो उनको डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फीमेल्स में सिर्फ इसीलिए ज़्यादा हम पकड़ भी पाते हैं क्योंकि उनमें सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, सिम्टम्स इन रिलेशन टू देयर कंप्लेंट्स। बच्चा नहीं होना, हाँ, फिर वो शायद periods टेस्ट में के लिए problem, आती हैं तो पकड़ में आता बिल्कुल, है ना। और वो या फिर जल्दी वो आती वजन हैं। बढ़ता है तो तब भी कई बार वो कंसल्ट के लिए डॉक्टर के पास जाती है कि वजन क्यों बढ़ गया। अब लेकिन अब बड़ा कॉमन हो गया है डॉक्टर माथुर, ये कहा जाता है कि अच्छा वजन बढ़ रहा है तो जाके थायराइड टेस्ट कराओ। बड़ा आम सी अब बात हो गई है ना। तो यानी कि वजन बढ़ना या उस कम होना, तो इसके लक्षणों में मोटा मोटा हम देख सकते हैं। और जब लक्षण ये जो आप लोगों ने बताए वो दिखाई दे तो उसके बाद ट्रीटमेंट क्या देते हैं आप? देखिए, सबसे पहला जैसा डॉक्टर मीनू ने कहा कि सबसे पहले हमें टेस्ट करके कंफर्म करना पड़ेगा कि इसको हाइपोथायराइड है या नहीं। और अगर हाइपोथायराइड है तो उसकी दवा बहुत ही सिंपल है, जो थायरोक्सिन होती है, तो वो एक गोली रोज़ लेनी होती है। उसकी मात्रा कितनी देनी है वो इस पर निर्भर करेगा कि कितना हाइपोथायराइड है, टेस्ट के बाद तो उसके हिसाब से। पर ये गोली अमूमन हम लोग यही सलाह देते हैं कि सवेरे लें खाली पेट, क्योंकि खाने के साथ इसके एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। हालांकि अभी और कुछ, क्या डायबिटीज की तरह ये सारी उम्र लेनी पड़ती है? देखिए, कुछ थायराइड की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो खास तौर पे प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस जो होती है, वो कुछ प्रतिशत महिलाओं में रिकवर भी हो जाती है, बट वो काफ़ी कम है। तो अधिकतर थायराइड, खास तौर पे जो कम काम करने वाला है हाइपोथायराइड, अमूमन उसकी दवा तो लेनी ही पड़ती है। कुछ परसेंटेज लोगों को छोड़ दिया जाए जिनमें थायराइड फंक्शन फ्लक्चुएट भी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में जैसा बताया था कि इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। तो एंटीबॉडीज भी दो तरह की होती हैं, एक स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी और एक ब्लॉकिंग एंटीबॉडी। ठीक। तो इनका रेशियो कैसे वेरी कर रहा है, कैसे बदल रहा है, तो ये इससे भी थायराइड की यानी कि समय पिक्चर, समय पर फिर इसकी आप जांच रिकमेंड इसलिए समय करते समय हैं? पे जांच करानी। कुछ ड्यूरेशन होता है कि इतने वक्त बाद आप जांच, 6 महीने या 1 साल या 3 महीने? देखिए, अमूमन अगर सेटल्ड है थायराइड, नॉर्मल रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हम मरीज को यही राय देते हैं कम से कम 3 महीने में एक बार 3 महीने में एक जरूर बार। कराएं। अब मैं डाइट पर आऊंगी। शालिनी, ये तो बताया कि आयोडीन की कमी जो है वो बड़ी वजह है थायराइड की समस्या की, लेकिन क्या कुछ आहार ऐसा हो सकता है, आहार ऐसा लिया जा सकता है कि थायराइड की समस्या हो ही ना? कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं अपने आहार में, लेकिन आजकल जो ज़्यादा ये चीज़ कॉमनली पाई जा रही है, थोड़ी लाइफस्टाइल की वजह से भी ये चीज़ जो है ज़्यादा हाईलाइट हो रही है मेरे हिसाब से। तो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस लाइफस्टाइल क्या क्या खराब है? लाइफस्टाइल मतलब कहाँ आपको खराबी नजर आ रही है? स्ट्रेस ये बहुत है हमारे आजकल के जीवन में, मतलब टाइम ही नहीं है हमारे पास किसी भी उसका, हम जो भी अपने लिए पर्सनल जो अटेंशन पहले देते थे या कोई वॉक या कोई एक्सरसाइज या कुछ फैमिली टाइम निकालते थे, वो क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होने के कारण ये चीज़ की कमी की इस चीज़ में कमी पाई जाती है। तो वो लाइफस्टाइल में उससे स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से जो हार्मोन है इसके लेवल्स भी कम होते हैं, ये बढ़ते हैं। और डाइट में ये आयोडीन तो है ही है एक चीज़ की, वो गवर्नमेंट ने वो कर ही दिया है कि आयोडाइज सॉल्ट ही हमने लेना है। साथ ही अगर हम अपने आहार में सेलेनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये वाली चीज़ों को हाँ, थोड़ा लेकिन सा, मुझे अब सिंपल बताइए कि ये सब किस में पाए जाएंगे, क्या खाना चाहिए? ये ज़्यादातर वैसे सी फूड जो है इसमें पाया जाता है। लेकिन जो शाकाहारी जो है? शाकाहारी हैं उनको थोड़ा नट्स का सेवन करना चाहिए, जैसे अपने आलमंड्स हुए या मैकेडेमिया नट हुआ, वो वैसे कॉमनली इंडिया में नहीं हम लेते हैं। और पम्पकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज? कद्दू के बीज, और सनफ्लावर सीड्स हैं, ये इंडिया में अब आजकल बहुत मिलने भी लगे हैं, अच्छे स्टोर्स पे भी सीड्स को कैसे खाया जा सकता है? इनको रोस्ट करके और इनका फिर बीज निकाल के वो हम ले सकते हैं। अच्छा, तो तो इसकी कोई मात्रा है कि आप इतने बीज खाने चाहिए? ज़्यादा एक्सेस में तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन सब में जो दूसरे नट्स वगैरह हैं ये इसमें फ़ैट की मात्रा भी होती है। तो हम वही कहते हैं कि आप एक चम्मच, जैसे पम्पकिन सीड्स हैं 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हो उसकी, और आपके जो बाकी नट्स हैं वो आप 5 से 6 गिरी जो है वो आप
कंज्यूम कर सकते हैं। बट और जो लोग नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कद्दू के बीज, हाँ, कद्दू के बीज, और अपने सूरजमुखी के हाँ, बीज कहा, सूरजमुखी के, और डाइट और में क्या लिया जा सकता है? ये फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, अलसी अलसी, अलसी, हाँ, बहुत इजीली अवेलेबल है, हाँ, कस्बों में, गांव में, हर जगह। हाँ, और अब जितना अलसी के बीज की बात हो रही है, मुझे लगता है एक वक्त था कि जब घरों में होता था, लेकिन बीच में शायद बिल्कुल ही गायब हो गया। और अब जब फिर से बात चली लाइफस्टाइल की कि अब हमारा खान पान जो है वही बिगड़ गया है, अब वो पुरानी चीजें फिर से शामिल करने की सलाह आप लोग दे बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल अलसी के बिल्कुल। बीज कैसे लिए जा सकते हैं? अलसी के बीज भी आजकल मार्केट में प्रोसेस्ड ही अवेलेबल हैं, आपको खाली उसको कंज्यूम ही करना है। तो वो रेडीली प्रोसेस्ड ही मिलते हैं, तो उसको आप मे बी खाने के बाद या जो इन बिटवीन हमारा जो गैप होता है मील्स के इन बिटवीन, आप उसको एज उससे स्नैकिंग, थायराइड नियंत्रण में रहता है। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है उससे। और जो अपने ये हमारे दूसरे ये डाइटरी जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी हैं, प्रोडक्ट्स, उसमें हमें विटामिन डी की मात्रा की कमी से भी जो हार्मोन है उसमें भी थोड़ी लेवल में गड़बड़ होती उसके है। लिए क्या क्या आप सजेस्ट करते हैं? उसके लिए हम मिल्क है, दही है, अंडा हो गया है, और सनलाइट जो बहुत ही आवश्यक है, जो हमें धूप में बैठना। हाँ, लेकिन हाँ, धूप में बैठना भी शायद एक वक्त होता है डॉक्टर माथुर कि आप, क्योंकि उसके बाद कहा जाता है कि सनरेज जो है वो हार्मफुल होती है, सुबह 8 या 9 बजे से पहले बैठना चाहिए, शाम को कुछ ऐसा भी वक्त है? देखिए, धूप में बैठना काफ़ी अच्छा है, तो सब ठीक है, वक्त होना चाहिए धूप में लेकिन बैठने के लिए। एक्चुअली देखिए, दो चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो विटामिन डी सिंथेसिस स्किन में होती है, तो इंडियंस जो है कलर्ड पीपल होने की वजह से उनकी पुअर है विटामिन डी सिंथेसिस स्किन, तो इसमें भी कमज़ोर साबित हुए हम लोग। दूसरी चीज़ ये है कि सन रेज डायरेक्ट होनी चाहिए। पर कहते हैं ना कि एक वक्त के बाद कोई तय वक्त होता है कि उसके बाद वो अल्ट्रावायलेट ऐसा रेज कुछ होती नहीं है जो नुकसान करती है। बेसिकली एक्सपोजर जो है वो इतना होना चाहिए कि टू द लेवल ऑफ स्किन इरिटेशन, कितने कितने Ideally, अच्छा, स्किन इरिटेट होने लगे धूप हाँ, से, उतना लेवल और का एक्सपोजर कुछ मिनट पर्टिकुलर, मे बी से अराउंड 15 मिनट्स 15 20 मिनट्स, एंड देन योर 80% बॉडी शुड बी एक्सपोज टू सन। एक नमक पे डॉक्टर माथुर आप कहते कहते वो बात बीच में रह गई कि नमक हम ऑफ कोर्स जब नमक हम सब्जी या लोग दाल cooking, बनाते हैं हाँ, तब डालते ये हैं, तो बाद में आयोडीन actually खत्म हो जाता है। कम हो जाता है उससे, बिकॉज ये बहुत ही वोलेटाइल सब्सटेंस है। आइडियली ये खाने के बाद ऐड होना चाहिए, जो आप टेबल पे, मुझे खाने के हाँ, टेबल पर। जी, मुझे लगता नहीं हमारे किसी हाँ, हम भी सब स्वाद इंडियन कहाँ छोड़ सकते किचन्स हैं? में हाँ, तो वो हाँ, हमारा हाँ, जो साथ ही बनता खाने का है। जायका जो है वो सबसे So ज्यादा basically, इम्पोर्टेंट है हमारे हाँ, लिए, उसमें लेकिन आयोडीन- हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट आयोडीन लॉस होता होनी है। चाहिए, तभी ये बीमारियां भी कम की जा सकती है। और शालिनी आप भी ये कहती है कि रिकमेंड डॉक्टर तो कर ही रहे हैं कि आप, लेकिन होता क्या है कि जब महिलाएं खाना बनाती हैं, दाल या सब्जी बनाने में कहती स्वाद नहीं आता जब तक पहले नमक रसेगा नहीं उसमें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी डॉक्टर मीनू से भी यही बात कर रही थी कि जब से हम टीच करते हैं बच्चों को, हम बताते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि सॉल्ट बिल्कुल एंड में डालिए या जब बिफोर सर्विंग करिए, बट उसमें हम वो बता देते हैं बच्चों को, जैसे आई एम टीचिंग प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन आई एम टीचिंग, तो बच्चों को बता देते हैं, लेकिन वो जब सही मायनों में वो प्रैक्टिस में आता है तो वो सब पहले ही ऐड हो जाता है। चला आ रहा है वही चलता रहता है, होना ही चाहिए। अच्छा, पर जो हम सलाद में नमक खाते हैं वो यानी कि फायदेमंद है, उससे हमें आयोडीन मिल रहा है क्योंकि वो सलाद के ऊपर डाल के खाया जाता है ना। वैसे नमक हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और ये सोचकर कि आयोडीन वाला नमक हम खा रहे हैं, लेकिन उसके फायदे तो रहे नहीं जब आप उसे पका लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खाने जो नमक है वो जब आप खाना खा रहे हैं उस वक्त उसको अपने खाने में ऐड करिए। इस चर्चा को जारी रखेंगे। थायराइड से और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।